चलिए आज भारत के भूगोल की एक कमाल की सैर करते हैं। एक ऐसा देश जहां हर कदम पर कुछ नया, कुछ हैरान करने वाला मिलेगा। अब सवाल यही उठता है ना कि भाई एक ही देश में ये सब कुछ कैसे समा सकता है। मतलब एक तरफ आसमान को छूते पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ मीलों तक फैले मैदान और तो और करोड़ों साल पुराने पठार भी, सब कुछ एक ही जगह। जरा सोचिए, एक तरफ तो हमारे पास दुनिया की कुछ सबसे ऊंची आसमान से बातें करती हुई चोटियां हैं, और फिर ठीक दूसरी तरफ मीलों तक फैले हुए विशाल उपजाऊ मैदान। ये वही मैदान है जहां सदियों से बड़ी बड़ी सभ्यताएं पनपी हैं। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इन सब के साथ साथ यहाँ धरती के कुछ सबसे पुराने, सबसे स्थिर जमीनी हिस्से भी मौजूद हैं, मतलब जो करोड़ों सालों से वैसे के वैसे हैं। तो ठीक है, चलिए इस सफर पर निकलते हैं और भारत को इसके 6 मुख्य भौगोलिक हिस्सों में बांटकर समझते हैं। हम देखेंगे उत्तरी पहाड़ों को, फिर उत्तरी मैदानों को, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, तटीय मैदान और आखिर में यहाँ के द्वीपों को। तो शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर, उत्तर से। हमारे सामने है हिमालय की वो विशाल पर्वत श्रृंखला जो सच में एक कुदरती दीवार की तरह देश की रक्षा करती है। देखिए, हिमालय को सिर्फ एक पहाड़ समझना भूल होगी। ये करीब 2500 किलोमीटर तक फैली हुई एक पूरी की पूरी पर्वतमाला है, और ये नए बने हुए घुमावदार पहाड़ हैं। इसमें एक नहीं बल्कि 3 समानांतर रेंज हैं: ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक। और ये सिर्फ एक जमीनी दीवार नहीं है, ये हमारे मौसम को, हमारी जलवायु को कंट्रोल करती है। और तो और यही रेंज आगे नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। अगर इसकी ऊंचाई का अंदाजा लगाना हो ना, तो बस खारदुंगला पास के बारे में सोचिए। 5359 मीटर की ऊंचाई पर यह दुनिया की सबसे ऊंची सड़कों में से एक है जहां गाड़ियां चल सकती हैं। ये दिखाता है कि ये पहाड़ कितने विशाल हैं और इंसान का हौसला भी कितना बुलंद है। अच्छा, तो पहाड़ों से अब नीचे उतरते हैं और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं भारत के विशाल और जीवन देने वाले मैदानों में। इन्हें सही मायनों में भारत का दिल, इसका फर्टाइल हार्टलैंड कहा जाता है। इन मैदानों का एक और नाम है भारत का अन्न भंडार। और ऐसा क्यों है? वजह है यहाँ की मिट्टी, गहरी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी जो 3 बड़ी नदियों ने लाखों सालों में यहाँ बिछाई है। इसी वजह से ये इलाका खेती के लिए इतना इतना ज्यादा उपजाऊ है। और ये 3 महान नदियां कौन सी हैं? ये हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र सिस्टम। इन्हीं तीनों ने मिलकर ये विशाल मैदान बनाया है जो आज करोड़ों लोगों का पेट भरता है। चलिए अब सफर में और दक्षिण की ओर चलते हैं। अब हम पहुंच रहे हैं भारत के प्राचीन तिकोने पठार पर। ये वो हिस्सा है जो असल में भारतीय प्रायद्वीप की नींव है, इसका कोर है। यहाँ ना एक बहुत दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है नदियों में। जो नदियाँ हिमालय से आती हैं वो ग्लेशियर से पिघलने वाले पानी की वजह से साल भर बहती हैं, लेकिन जो नदियाँ इस पठारी इलाके की हैं वो मौसम पर निर्भर हैं, मतलब मानसून की बारिश पर। इसीलिए ये सीजनल होती हैं। और ये पूरा का पूरा फर्क बस इस बात से है कि वो निकलती कहाँ से है। और सिर्फ नदियां ही नहीं, इस पठार के दोनों किनारों पर जो पहाड़ हैं वो भी एक दूसरे से काफी अलग हैं। एक तरफ है वेस्टर्न घाट्स जो काफी ऊंचे हैं और एक लगातार चलने वाली रेंज हैं। इन्हीं की वजह से कोस्ट पर भारी बारिश होती है। वहीं दूसरी तरफ ईस्टर्न घाट हैं जो उतने ऊंचे नहीं हैं और जगह जगह से टूटे हुए हैं। और यही वजह है कि पूर्वी तट पर बारिश कम होती है। तो चलिए अब अपने इस टूर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। अब हम देखेंगे भारत के किनारों पर बसे 3 और बिल्कुल अलग तरह के इलाके। यहाँ देखिए, 3 एकदम अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ पश्चिमी राजस्थान का सूखा रेतीला थार रेगिस्तान, दूसरी तरफ हमारे प्रायद्वीप के दोनों किनारों पर पतली पतली पट्टियों जैसे तटीय मैदान, और फिर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में फैले हुए हमारे ट्रॉपिकल आइलैंड्स। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल जुदा और तीनों की अपनी एक अलग कहानी। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये जितने भी अलग अलग इलाके हमने देखे, ये सब अकेले नहीं हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। और यही सिस्टम मिलकर भारत का मौसम, यहाँ की मिट्टी और यहाँ उगने वाले पेड़ पौधों को तय करता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है भारत का मौसम का चक्र, खासतौर पर मॉनसून। सोचिए, देश की 75% बारिश मॉनसून से होती है,
और इस पूरे मॉनसून सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है? हिमालय और थार का रेगिस्तान। जी हाँ, यही पहाड़ और रेगिस्तानी हैं जो मॉनसून की हवाओं को रास्ता दिखाते हैं। बिल्कुल इसी तरह भारत की मिट्टी को ही ले लीजिए, ये भी सीधे सीधे यहाँ के भूगोल से ही तो जुड़ी है। जिन मैदानों की हमने बात की, वहाँ नदियों की लाई जलोढ़ मिट्टी है। दक्कन के पठार पर चले जाएं तो वहाँ काली मिट्टी मिलती है जो कपास के लिए बेस्ट है। मतलब हर जगह की मिट्टी अपनी एक अलग भूवैज्ञानिक कहानी सुनाती है। और आखिर में आते हैं पेड़ पौधों पर। ये तो और भी सीधा मामला है। सब कुछ बारिश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। वेस्टर्न घाट जैसी जगहों पर जहाँ खूब बारिश होती है, वहाँ घने जंगल हैं। जहाँ पानी कम है, वहाँ कंटीले जंगल। हिमालय में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, पेड़ पौधे बदलते जाते हैं। और समुद्र के किनारे डेल्टा में मैंग्रोव के जंगल हैं। सारी की सारी विविधता सीधे यहाँ के भूगोल से निकल कर आती है। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। अगर ये कहा जाता है कि किसी जगह का भूगोल वहाँ के लोगों को बनाता है, तो जरा सोचिए, भारत की ये जबरदस्त भौगोलिक विविधता यहाँ रहने वाले लोगों और उनकी संस्कृति में कितनी ज्यादा विविधता पैदा करती होगी। है ना सोचने वाली बात।